So today we'll be starting with a very unorthodox chapter for chemistry. It's more of a ये थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रहेगा जो हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो चीजें पूछी जाती है उनकी कुछ चीजें हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में। एक बार देख लेते हैं कि इस चैप्टर का प्रोसेस फ्लो क्या है, इसमें हम क्या क्या देखेंगे। तो some important chemical reactions and processes in chemistry. इसमें पहली जो चीज हम लोग देखेंगे वो रहेगा रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। ऐसे तो ये जो टॉपिक है ये हम जनरली कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड में कवर करते हैं जहां पे हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट आता है, बट एक बार हम लोग इसको फिर से सी थ्रू कर लेंगे। सेकेंड रहेगा some there are two metals जिनका कुछ प्रॉपर्टी है which are the amphoteric nature of zinc and aluminium। हम इनको थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे। ये जो केमिकल रिएक्शंस है ये रिएक्शंस हमको कभी पूछी जा सकती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। amphoteric nature of zinc and aluminium। इसके बाद एक और कंसेप्ट है केमिस्ट्री का जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम जनरली वाटर या हाइड्रोजन इस चैप्टर में कवर करते हैं, तो थोड़ा इसको भी एक बार देख लेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज वन केमिकल व्हिच इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। एक बार हम पोटेशियम डाइक्रोमेट की कुछ खूबसूरत प्रॉपर्टीज देखेंगे। और लास्ट रहेगा क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। सो ये कुछ टॉपिक्स है जिनको हम थोड़ा सा और ब्रीफ में देखते हैं कि इनका क्या केमिकल प्रोसेस या क्या केमिकल रिएक्शन इसमें होता है। सो लेट अस स्टार्ट विद रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। सो अब लोगों को सबसे पहले तो ये आइडिया होगा कि जैसे अब गल्फ वॉर ले लो या कुछ ले लो, हर जगह पे क्रूड ऑयल के लिए झगड़ा चलता रहता है, ठीक है। तो ये क्रूड ऑयल जो ये जिसको पेट्रोलियम हम बोलते हैं ये बेसिकली है क्या। सो जैसे हमने पढ़ा था, हम लोग बचपन में कुछ चीजें पढ़े, फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। तो फॉर्मेशन ऑफ कोल में हमने जैसे फॉर्मेशन ऑफ कोल ये कैसे होता है कि कई हजारों साल पहले अराउंड 50,000 to 1 lakh years अगो जितने भी बड़े बड़े प्लांट्स ट्रीज थे मर गए, उनके ऊपर फिर लेयर्स ऑफ सॉइल आ गई और सेडिमेंटेशन से ये जो वुड था ये इनके अंदर जो कार्बन का जो कंटेंट था वो कार्बन का कॉन्सेंट्रेशन हाई होते गया, बाकी की जो इम्प्योरिटीज थी वो निकलती गई एंड कोल फॉर्म हो गया। सिमिलरली पेट्रोलियम का भी फॉर्मेशन कुछ ऐसा ही होता है, बट इट जनरली हैपेंस इन द सी। तो पेट्रोलियम जो बनता है वो कैसे बनता है, तो जो मरीन एनिमल्स होते हैं, मरीन लाइफ जितना भी प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, आफ्टर दे डाई उनके ऊपर जो सेडिमेंटेशन का प्रोसेस चलता है अंडर वाटर, उसमें आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स जो प्रोडक्ट बनता है ड्यू टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये प्रोडक्ट होता है एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो ये जो चीज होता है इसको हम बोलते हैं क्रूड ऑयल। सो क्रूड ऑयल जनरली कहाँ पे मिलता है, तो अगर आप थोड़ा ज्योग्राफी में इंटरेस्ट लेकर देखोगे तो मिडल ईस्ट इज अ प्लेस जहाँ पे बहुत ज्यादा ऑयल रिजर्व है। अपार्ट फ्रॉम दैट रशिया, तो टॉप नेशंस में तो मिडल ईस्ट एंड रशिया दीज आर द वंस हु हैव हाईएस्ट ऑयल रिजर्व। तो ऑयल रिजर्व जनरली कहाँ पे होता है, जनरली होता है डेजर्ट में। तो डेजर्ट मतलब वो किसी टाइम समुद्र रहा होगा, जब वो समुद्र रहा होगा तो वहां के जो मरीन एनिमल्स है, मरीन लाइफ है, वो वहां पे नीचे दब गई होगी, सेडिमेंटेशन एंड द होल प्रोसेस हैपेंड, और वो प्रोसेस के बाद वहां पे हाइड्रोकार्बन का कंटेंट बढ़ गया, ठीक है। सो ये जो हाइड्रोकार्बन का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं क्रूड ऑयल। सो क्रूड ऑयल जो होता है, क्रूड ऑयल हम लोग ऑयल वेल्स जो होते हैं, ऑयल वेल्स में से क्रूड ऑयल को हम निकालते हैं। अब ये जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल इज अ मिक्सचर। तो मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स मतलब अलग अलग साइज के, अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट के हाइड्रोकार्बन के चेन्स का ये मिक्सचर है। तो हमारा काम अब ये है कि अब ये हाइड्रोकार्बन का जो मिक्सचर, इस मिक्सचर को हम लोग अलग करेंगे, अलग करके इसके जो प्रोडक्ट्स होंगे जिनको हम बोलते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को हम अलग अलग जगह पे यूज करते हैं।
सो हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं वो होगा द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग ऑफ द क्रूड ऑयल और द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है। तो इसमें से हम कैसे अलग अलग प्रोडक्ट्स निकालेंगे। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्रूड ऑयल अंडरगोज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसके बाद इसके अंदर से हम वेरियस प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करेंगे। तो एक बार ये टर्म समझने की कोशिश करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो हम लोगों ने लैबोरेटरीज में पढ़ा है दिस अ प्रोसेस कॉल्ड डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन क्या होता है? डिस्टिलेशन में हम एक वोलेटाइल लिक्विड जिसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉलिड डिसॉल्व हो, ये दोनों को हम सेपरेट करते हैं, ठीक है। सेपरेटिंग अ वोलेटाइल लिक्विड एंड अ नॉन वोलेटाइल सॉलिड। तो अगर इसका एग्जांपल लूं तो मैं बोलूंगा सॉल्ट इन वाटर। सॉल्ट इन वाटर है मतलब हमारे पास पानी है, लेट्स से हम समुद्र से पानी ले लेते हैं, इट्स अ सलाइन वाटर। तो इसमें से हमको सॉल्ट अलग करना है, वाटर अलग करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको हीट करते हैं, एक कंटेनर में इसको हीट करते हैं। हीट करने के बाद जो वाटर वेपराइज होता है उसको हम कंडेंस करते हैं दूसरे कंटेनर में। तो हमारे पास प्योर वाटर अलग हो जाएगा और ये जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूबल सॉलिड होगा वो अलग हो जाएगा। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। सो डिस्टिलेशन इज बेसिकली इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, ठीक है। सो व्हाट इज द टर्म फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब ऐसा होता है कि हम पहले हमारा सब्सटेंस है उसको हम इवेपोरेट करेंगे और इवेपोरेट होने के बाद उसको हम फ्रैक्शनली कंडेंस करेंगे। फ्रैक्शनली कंडेंस करेंगे मतलब जो मिक्सचर है, वो जो लिक्विड है जिसमें जो या जो भी सब्सटेंस है जिसमें वो मिक्सचर है, उस सब्सटेंस में हम उनको ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स अलग अलग टेम्परेचर पे डिस्टिल करेंगे, अलग अलग टेम्परेचर पे उनको कंडेंस करेंगे। सो द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल, इससे हमको ये समझ आता है कि हम पहले क्रूड ऑयल को क्या करेंगे, वेपराइज करेंगे। फिर ये जो क्रूड ऑयल वेपराइज होगा उसमें बहुत सारे अलग अलग सब्सटेंस है। अब ये हर अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट रहा होगा। तो जिस बॉइलिंग पॉइंट पे या मतलब बॉइलिंग पॉइंट पे जो भी सब्सटेंस कंडेंस हो जाएगा उसको हम सेपरेट कर लेंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके हम जितने भी सब्सटेंस है उनको उनके बॉइलिंग पॉइंट्स पे सेपरेट करते जाएंगे। तो एक बार हम इस प्रोसेस का डायग्राम देखते हैं। डायग्राम कुछ ऐसा रहेगा। जो क्रूड ऑयल हमने ऑब्टेन किया है उस क्रूड ऑयल को हम वेपराइज करते हैं अराउंड 400 डिग्री से थोड़ा ज्यादा पे। तो मैं एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चेंबर का फोटो बना रहा हूं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसमें हम यहां से वेपराइज्ड क्रूड ऑयल को हम यहां से इसके अंदर इनपुट करेंगे। अब ये वेपराइज क्रूड ऑयल को हमको अलग अलग टेम्परेचर पे सेपरेट करना है, ठीक है। तो ये जो वेपराइज क्रूड ऑयल होता है ये अराउंड मोर देन 400 डिग्री सेल्सियस पे हीटेड होता है, ठीक है। तो 400 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पे क्रूड ऑयल वेपराइज हो जाता है। फिर हम इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चेंबर पे पास करते हैं। तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चेंबर का मतलब क्या हुआ, इसमें आप लोग देख रहे हो अलग अलग ट्रेज है। ये जो अलग अलग ट्रेज है, इन अलग अलग ट्रेज को हम अलग अलग टेम्परेचर पे मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो सिंस वो अलग अलग टेम्परेचर पे होते हैं तो जो भी सब्सटेंस जिसका बॉइलिंग पॉइंट उस टेम्परेचर से कम होगा, ठीक है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट उस टेम्परेचर से कम होगा तो वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, वो अभी भी गैस के फॉर्म में ही रहेगा। और जिसका बॉइलिंग पॉइंट उस टेम्परेचर से थोड़ा ज्यादा होगा वो लिक्विफाई हो जाएगा। तो जैसे ही वो लिक्विफाई हो जाएगा तो वो हमको इस ट्रे में ऑब्टेन हो जाएगा। फिर वो जो ऊपर जो गैस गई है उसमें का जो सब्सटेंस होगा, उसमें जो सब्सटेंस मिक्सचर होगा, उस सब्सटेंस मिक्सचर में से जिस सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट इस ट्रे के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होगा वो यहाँ पे कंडेंस हो जाएगा। और ऐसे ही हम अलग अलग ट्रेज में अलग अलग सब्सटेंस को ऑब्टेन कर लेंगे। तो हम जब क्रूड ऑयल को वेपराइज करके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चेंबर से जब पास करते हैं तो हमको कुछ ऐसी चीजें मिलती है। सबसे लोएस्ट पॉइंट जो है यहां हमारे पास कलेक्ट होता है टार।
उसके ऊपर होता है पैराफिन वैक्स। मैं आपको इसके बाद इनके टेम्परेचर्स भी बताऊंगा। तो सबसे लोएस्ट इसमें जमा होता है हमारे पास टार, ठीक है। टार के बाद ऊपर आता है पैराफिन वैक्स, देन ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, फ्यूल ऑयल, डीजल, केरोसिन, पेट्रोल एंड पेट्रोलियम गैसेस। सो दिस इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि कैसा होता है। एंड इसका जो हम लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना जरूरी है, इनको याद करना जरूरी नहीं है, बट एक आइडिया होना चाहिए कि क्या इनका टेम्परेचर रेंज होता है। तो अब देखोगे जैसे पैराफिन वैक्स, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है दिस इज ग्रेटर देन 400 डिग्री सेल्सियस। लुब्रिकेटिंग ऑयल का अराउंड 350 से 400 के बीच में होता है। फ्यूल ऑयल का होता है 250 से 350, दिस इज अराउंड 300 से 350, दिस इज 250 से 300, 150 से 250 एंड पेट्रोल इज अराउंड 60 to 120। ये सब मैं डिग्री सेल्सियस में लिख रहा हूँ, जितने भी हैं ऊपर ही मेंशन कर देता हूँ। और जो पेट्रोलियम गैसेस होते हैं उनका 20 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस। ये इनके बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। टार जो होता है, टार इज द एक्चुअली जिससे हमारा रोड्स वगैरह बनते हैं वो टार होता है, ठीक है। सो इसको हम काफी हाई टेम्परेचर चाहिए होता है इसको गैसेस इसमें वेपराइज करने के लिए। सो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो है इनका सबका बॉइलिंग पॉइंट वेरी कर रहा है। बॉइलिंग पॉइंट वेरी कर रहा है मतलब ये है कि फ्यूल ऑयल जो है, फ्यूल ऑयल 300 से 350 डिग्री सेल्सियस के बीच में कंडेंस होगा। सो एट 350 to 400 डिग्री सेल्सियस वो इस ट्रे के पास अभी भी गैसियस फॉर्म में होगा। सो गैसियस फॉर्म में होगा तो और ऊपर जाएगा। When it says कि अच्छा यहाँ पे टेम्परेचर 300 से 350 है, तो यहाँ जाके मैं कंडेंस हो सकता हूँ और जाके वो वहां पे कंडेंस हो जाता है। सिमिलरली डीजल, पेट्रोल, तो ऐसा है कि जो लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स वाले जो सब्सटेंस है या कंपाउंड्स है वो ऊपर ऊपर की तरफ मूव करते जाएंगे, और जहां पे उनको उनके हिसाब से उनके बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से उनको जहां पे कंफर्टेबल पोजीशन मिल जाएगी वो वहां पे जाके अपने आप को कंडेंस कर देंगे। सो दिस इज हाउ हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में अलग अलग सब्सटेंस को एट वेरियस टेम्परेचर रेंज डिस्टिल करते हैं। सो एक काफी इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है जो यहाँ पे देखने मिलेगा कि अगेन ऑल ऑफ दीज आर हाइड्रोकार्बन्स। जो क्रूड ऑयल होता है वो एक हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है। सो ये जितने भी है ये सब हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन मतलब इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की चेन होती है। सो कार्बन और हाइड्रोजन की चेन जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हमको देखने मिलता है वो है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ कंपाउंड इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द कार्बन चेन, ठीक है। तो ये काफी अच्छा मतलब कोरिलेशन है कि जैसे ही किसी सब्सटेंस का या किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, तो जैसे जैसे उसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाता है। सो जो ऊपर में हमको जो सब्सटेंस ऑब्टेन हुआ है इनका मॉलिक्यूलर वेट नीचे वाले सब्सटेंस से काफी ज्यादा कम होगा, राइट। तो ये सिंस कार्बन चेन है तो हम लोग एक आइडिया देखते हैं कि इसमें ये कितना लंबा कार्बन चेन किस किस अलग अलग टेम्परेचर पे सेपरेट होता है। सो इसमें जो ये पार्ट है ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल से पैराफिन वैक्स, इनके केस में कार्बन चेन इज मोर देन 90। सो कार्बन 19 कार्बन या उनसे ज्यादा का जो चेन होगा वो कहां पे सेपरेट होगा? वो सेपरेट होगा ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स और टार केस में। इसके बाद जैसे मूव करते हैं डीजल एंड फ्यूल ऑयल की तरफ, तो यहाँ पे जो कार्बन चेन होता है इट्स अराउंड C16 to C18 और 19, ठीक है। जैसे ऊपर मूव करते हैं पेट्रोलियम एंड केरोसिन, इट इज अराउंड C5 to C15, ठीक है। और C1 से C4। सो अब आप थोड़ा सा याद करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग सबसे
पहली चीज जो ऑर्गेनिक का जो शुरुआत होता है उसमें हम लोग पढ़ते हैं मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला है CH4, मतलब मीथेन में कितने कार्बन है, एक कार्बन है। सो पेट्रोलियम गैसेस में जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनकी उनकी जो चेन होती है उसमें एक से लेकर 4 कार्बन एग्जिस्ट कर सकते हैं। सो इसमें CH4, C2H6, C3H8, फिर ब्यूटेन C4H10। तो ये जितने भी कंपाउंड्स हैं वो इस अगेन ये एक ट्रे नहीं है, ये अभी भी गैसेस के फॉर्म में ही होते हैं, तो इसको हम इन द गैस के फॉर्म में ही अलग सेपरेट कर लेते हैं। तो ये जो गैसेस है दीज आर मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ठीक है, तो हमारा जो LPG सिलेंडर होता है उसके अंदर हमारे पास लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, हम बोलते हैं उसको LPG, राइट। तो वो जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है वो होता है ब्यूटेन। ठीक है, इट्स जनरली ब्यूटेन और आइसोप्रोपेन। ठीक है, नोमेनक्लेचर को हम बाद में थोड़ा देखेंगे, बट अभी के लिए हमको एक आइडिया आ गया कि कितना बड़ा कार्बन चेन किस केस में होता है। जैसे केरोसिन या पेट्रोलियम को ले लो, इस केस में कार्बन चेन वेरीज फ्रॉम 5 to 15। तो अगर आपने थोड़ा सा एक बार इसका हम देख लेते हैं किसका किसका क्या यूज है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे केरोसिन पे ही आता हूँ। केरोसिन जो होता है उसका काफी प्यूरिफाइड वर्जन जो होता है वो यूज होता है एज अ एविएशन फ्यूल। ठीक है, तो आप जब भी किसी एविएशन फ्यूल के बारे में स्टडी करोगे, आगे जाके आप एरोनॉटिकल में जाके जब स्टडी करोगे, इसमें आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड सुनने को मिलेगा, ऑक्टेन नंबर। सो ऑक्टेन नंबर इज बेसिकली, ऑक्टेन जो होता है हम क्या बोलते हैं, 8 कार्बन। सो ऑक्टेन नंबर आर द, मतलब जो केरोसिन होता है जिसमें 8 कार्बन होते हैं। ठीक है, कि 8 कार्बन वाले फ्यूल या जो केरोसिन है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ये हमको उसके ऑक्टेन नंबर से पता चलती है। सो जितनी ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी उतना ज्यादा हीट जनरेट हो सकेगा, उतना ज्यादा एफिशिएंट वो फ्यूल होगा। ठीक है, तो एक बार हम देखते हैं इनमें इनका यूजेस क्या है। तो जैसे मैंने देखा टार का यूज क्या होता है, जनरली हम लोग रोड पे जो होता है कवर करने के लिए, रोड बनाने के लिए उसमें टार का यूज होता है। कई बार जो हाउसेस का जो ऊपर का जो ये होता है, छत होता है, छत के ऊपर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम हीट टार का कवरिंग लगाया जाता है। उसके ऊपर आते हैं पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स जनरली यूज एज अ कैंडल्स में होता है, या उसको छोड़ के हम जितने भी शू आप समझो शू पॉलिश या जहां कहीं पे भी थोड़ा सा कैंडल के केस में इट एक्ट्स एज अ फ्यूल, बट इन शू पॉलिश इट एक्ट्स एज अ ल्यूब्रिकेटिंग सब्सटेंस। ठीक है, तो दैट इज पैराफिन वैक्स। थोड़ा ऊपर आते हैं, देन दिस इज ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल मतलब जो हमारे गाड़ी में, इंजन में जो ल्यूब्रिकेशन के लिए जो ऑयल लगता है, दैट इज ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल। फ्यूल ऑयल आर एक्चुअली फ्यूल ऑयल, ये फ्यूल होता है जनरली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। ठीक है, इंडस्ट्रीज में यूज होता है, या कई बार शिप्स या लार्ज वेसल्स में भी इसको एज अ फ्यूल यूज किया जाता है, फ्यूल ऑयल। डीजल इज यूज एज अ फ्यूल फॉर हेवी मोटर व्हीकल्स जैसे ट्रक, बसेस, इसमें डीजल यूज होता है। केरोसिन जो होता है, केरोसिन का एक यूज होता है फॉर हाउस होल्ड, मतलब इंडिया में भी आप देखोगे काफी जगह पे रॉकेल बोलते हैं, रॉक ऑयल, दैट इज बेसिकली रॉक ऑयल। रॉक ऑयल इज केरोसिन। तो केरोसिन जो होता है इसको एज अ हाउस होल्ड फ्यूल करके यूज किया जा सकता है। केरोसिन का जो एक प्यूरिफाइड वर्जन जो होता है, जो मैंने आपको जो थोड़ी देर पहले बताया, इट इज यूज एज एविएशन फ्यूल। ठीक है, जितने भी प्लेन्स होते हैं उनके अंदर केरोसिन का प्यूरिफाइड वर्जन यूज होता है। पेट्रोल हमारी गाड़ियों में यूज होता है, मोटर व्हीकल्स। पेट्रोलियम गैसेस जो होता है, पेट्रोलियम गैसेस के यूजेस भी काफी सारे हैं। जैसे एक तो होता है हमारे LPG सिलेंडर का जो होता है, तो हाउस होल्ड फ्यूल करके यूज किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, these are also used to obtain हाइड्रोजन। तो हाइड्रोकार्बन से जब हम हाइड्रोजन को सेपरेट करते हैं तो उसमें जो हाइड्रोकार्बन हम यूज करते हैं, दे आर बेसिकली फ्रॉम C1 to C4। ठीक है, उन्हीं को हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दिस इट इज ऑल्सो यूज टू गेट कार्बन ब्लैक एंड ऑल दैट। तो ये जो प्रोसेस था, दिस इज द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस यूज फॉर रिफाइनिंग द पेट्रोलियम और द क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम। ठीक है, इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, which is the amphoteric nature of zinc and aluminium। अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये जो प्रोसेस है इसका काफी बेसिक सा सवाल आएगा, अगर आएगा भी तो
एंड दैट वुड बी मोर ऑन द कि ये प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस किस बेसिक प्रिंसिपल पे वर्क करता है. सो आपको पता है दिस प्रोसेस वर्क्स ऑन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंसेस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होगा, उस प्रिंसिपल को हम यूज करके हम उसको फ्रैक्शनली डिस्टिल करते हैं. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एम्फोटेरिक नेचर ऑफ जिंक एंड एल्यूमिनियम. तो जिंक और एल्यूमिनियम ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं. तो एम्फोटेरिक क्या होता है? एम्फोटेरिक इज सब्सटेंस which acts as acid in presence of base or which will act as base in presence of acid. तो जब मैं बोल रहा हूँ कि base in presence of acid मतलब strong acid के presence में वो base बन के act करेगा और base के type act करेगा, और strong base के presence में वो एक acid के type act करेगा. So एम्फोटेरिक नेचर जो है इसको हम लोग देखेंगे कि ये जिंक और एल्यूमिनियम कैसे शो करते हैं. तो हम सबसे पहले याद करते हैं कि जब भी हम मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोग एक स्टार्टिंग में सबसे पहली चीज जो पढ़ते हैं कि व्हेन यू ऐड एसिड टू अ मेटल सॉल्ट इज फॉर्म्ड एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज. तो यही इक्वेशन हम यहाँ पे भी एक बार देखते हैं जिंक और एल्यूमिनियम इसके साथ कैसे एक्ट करेंगे. सो अगर हम Zn के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं HCl, सो वी विल गेट ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन. हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड. ठीक है. सो यहाँ पे हमें ऐसा बोलना नहीं चाहिए कि इट एक्ट्स एज अ बेस, बट इट्स मोर ऑफ ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है. ठीक है, हम लोग एक बार पहले एल्यूमिनियम की भी देखते हैं और फिर इनको दोनों को एक साथ ऑब्जर्व करते हैं. आप देख रहे हो दोनों केसेस में मेटल इज रिएक्टिंग विद एसिड टू गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. सो मैंने कहा था कि ये दोनों रेडॉक्स रिएक्शन है. तो रेडॉक्स कैसे है? यहाँ पे कोई रिड्यूस हो रहा होगा और कोई ऑक्सीडाइज हो रहा होगा. तो देखते हैं कौन रिड्यूस हो रहा है. सबसे पहले हम लोग एक बार डेफिनेशन याद कर लेते हैं रेडॉक्स और ऑक्सीडेशन. हमने पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. इसको अगर मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड करूं तो उसको मैं ये भी बोलता हूँ लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन. राइट. सो अगर कोई एलिमेंट फ्रॉम जीरो स्टेट से कोई पॉजिटिव स्टेट पे जा रहा है, मतलब हम बोलते हैं कि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब वो क्या अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है. तो सिमिलरली हम रिडक्शन को क्या बोलेंगे? रिडक्शन को हम बोलेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. या अगर मैं इसको थोड़ा और एक्सटेंड करूं तो मैं बोलूंगा गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो रिडक्शन इज गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीडेशन इज लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो अब यहाँ पे हम देखते हैं जिंक. जिंक इनिशियली जीरो स्टेट में मेटल है. ये HCl के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रहा है? ZnCl2. ZnCl2 तो हमको पता है Cl-1 के स्टेट में रहेगा. तो Zn जो है Zn यहाँ पे +2 में मूव कर गया. तो जिंक यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ है ऑन एडिशन ऑफ HCl. Zn 0 से Zn +2 में गया. सो यहाँ पे अगर जिंक ऑक्सीडाइज हुआ है तो किसी को तो रिड्यूस होना पड़ेगा. तो देखते हैं कौन रिड्यूस हुआ है. हाइड्रोजन यहाँ पे +1 में था. राइट. ये हाइड्रोजन +1 में है और यहाँ का हाइड्रोजन ये तो एलिमेंटल है, मतलब ये 0 में है. मतलब हाइड्रोजन +1 से 0 में गया है. +1 से 0 में गया है मतलब क्या? हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है. सो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक का और रिडक्शन हो रहा है H+ का, हाइड्रोजन. ठीक है. सिमिलरली नीचे भी सेम ही चीज होगी. एल्यूमिनियम यहाँ पे 0 में है, हाइड्रोजन +1 में है. एल्यूमिनियम जाएगा +3 में और हाइड्रोजन 0 में. राइट. तो ये दोनों जो रिएक्शन है ये रेडॉक्स रिएक्शन है. इसमें जिंक एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस रिलीज करना है. अब हम इसको थोड़ा सा दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो उसमें बेस के साथ भी रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि हम लोग पढ़ ही रहे हैं एम्फोटेरिक नेचर. तो देखते हैं बेसिस के साथ जिंक और एल्यूमिनियम कैसे रिएक्ट करते हैं. सो बेस में हम सबसे स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं NaOH. NaOH जब हम डालेंगे जिंक में, मैंने पहले वाली रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया था, वो आप बैलेंस खुद से कर लीजिएगा. देखते हैं जिंक प्लस NaOH.
तो जिंक NaOH के साथ रिएक्ट करके एक सोल्यूबल प्रोडक्ट फॉर्म करता है Na2ZnO2 प्लस अगेन हाइड्रोजन। तो ये बार बार हाइड्रोजन क्यों रिलीज कर रहा है, इस चीज को तो हम अभी नहीं समझ पाएंगे, इसको हम समझेंगे बाद में जाके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जब हम इनके आयनाइजेशन पोटेंशियल को जब ऑब्जर्व करेंगे तब हमको पता चलेगा कि बार बार हाइड्रोजन ही क्यों नहीं कर रही है। ठीक है, बट अभी के लिए हमको याद करते हैं कि जिंक और एल्यूमिनियम दोनों में अगर एसिड डालेंगे तो हाइड्रोजन रिलीज करेगा, और अगर बेस भी डालेंगे तो भी हाइड्रोजन ही रिलीज होगा। तो अब हम देखते हैं NaOH अगर एल्यूमिनियम में डालते हैं तो हमको मिलेगा NaAlO2 प्लस हाइड्रोजन। सो जिंक और एल्यूमिनियम ये दोनों मेटल एसिड के साथ और बेस के साथ दोनों के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। क्या ऐसा और भी कुछ मेटल शो करते हैं? तो हाँ करते हैं, लेकिन हम लोग अभी सिर्फ जिंक और एल्यूमिनियम पे ध्यान देंगे क्योंकि सब चीज को जानने की जरूरत अभी नहीं है। हम जब आगे पढ़ेंगे 11th-12th में तो हमको इन चीजों को आगे भी और देखना होगा। ठीक है, तो अभी के लिए बस इसको देखते हैं। ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन काफी इंटरेस्टिंग है। इसके साथ कुछ ऐसा है कि पहले हम लोग जो हाइड्रोजन गैस को काफी चीजों के लिए यूज किया जाता है। तो हाइड्रोजन गैस के जो सिलेंडर्स होते थे, तो हाइड्रोजन को हम कंप्रेस करके सिलेंडर में डाल के उसको फिर शिफ्ट करें, दिस प्रोसेस वाज इकोनॉमिकली नॉट वेरी वायबल। तो इस प्रोसेस को कुछ ऐसा कर दिया गया कि एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम का पाउडर्ड फॉर्म हमने सिलेंडर के अंदर भर दिया, उसके अंदर हमने स्ट्रॉन्ग NaOH कॉन्सेंट्रेटेड NaOH डाल दिया और उसको क्लोज कर दिया। अब ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर रिएक्शन होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, बट सिंस इट्स अ क्लोज्ड वेसल, ठीक है, थोड़ी देर के बाद हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन बहुत हाई हो जाएगा, काफी प्रेशर डेवलप हो जाएगा, और सिंस यहाँ पे प्रेशर डेवलप हो जाएगा तो ये रिएक्शन आगे मूव करना रुक जाएगी। सो अब क्या है, हमारे पास एक सिलेंडर है जिसके अंदर हाई प्रेशर पे हाइड्रोजन है। अब ये हाई प्रेशर पे जो हाइड्रोजन है, इसको जब हम रिलीज करेंगे, हम वो सिलेंडर खोल के जो थोड़ा सा हाइड्रोजन हमको चाहिए उतना यूज कर लेंगे, तो प्रेशर थोड़ा डाउन होगा। जैसे ही प्रेशर डाउन होगा ये रिएक्शन वापस फॉरवर्ड मूव करेगी और वापस उतना प्रेशर मेंटेन हो जाएगा। सो ये रिएक्शन कब तक चलती रहेगी? जब तक ये एल्यूमिनियम पूरा कंज्यूम नहीं हो जाता या NaOH पूरा कंज्यूम नहीं हो जाता। सो दिस वाज अ प्रोसेस जिससे प्रीवियसली वी यूज्ड टू हैव सिलेंडर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सो ये प्रोसेस में हम अगेन ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है, तो एक बार देख लेते हैं कि इस रिएक्शन में हो क्या रहा है। जिंक जो है Zn 0 से Na2ZnO2 में जा रहा है, Na2ZnO2। हमको पता है Na जो है सोडियम 2,8,1 ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो Na प्लस में जाएगा, तो Na प्लस में ही स्टेबल होता है। सो हम यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं कि इसके ऊपर तो +1 चार्ज है, मतलब +1, 2 Na है तो +2 चार्ज। ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन के ऊपर होता है -2, यहाँ पे हमारे पास 2 ऑक्सीजन है तो -4 चार्ज है, +2 -4 मतलब अभी भी हमारे पास -2 चार्ज है। उसको कौन ये करेगा, कवर करेगा, वो करेगा जिंक। तो जिंक के ऊपर यहाँ पे होगा +2 चार्ज, तो जिंक अगेन 0 से +2 में गया, मेक सेंस, पिछली बार भी गया था ZnCl2 में, राइट। और हाइड्रोजन +1 से 0 में। सिमिलरली एल्यूमिनियम 0 से यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमको मिलेगा ये +3, राइट, और हाइड्रोजन 0 में। तो अगेन दिस इज आल्सो रेडॉक्स रिएक्शन। सो ये जो रिएक्शन है इसका अगर मैं क्वालिटेटिव एनालिसिस को अगर मैं ध्यान में रखते हुए सोचता हूँ कि इसका यूज कहाँ होगा, तो एक बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन आता है कि देयर इज अ सॉल्ट ऑफ देयर इज अ क्लोराइड सॉल्ट। ठीक है, जनरली आप ऑब्जर्व करोगे क्लोराइड के जितने भी सॉल्ट होते हैं मोस्टली सोल्यूबल होते हैं, कुछ कुछ नहीं होते, सिल्वर क्लोराइड एंड ऑल दैट, पर उसमें हम नहीं जाएंगे। हम लोग बोलेंगे कुछ क्लोराइड के सॉल्ट दिए हुए हैं, दे आर सॉल्ट ऑफ जिंक, एल्यूमिनियम एंड कॉपर। एक बार लिख लेते हैं क्वेश्चन को। वी हैव सॉल्ट्स ऑफ जिंक, क्लोराइड सॉल्ट ऑफ जिंक, जिंक Zn2+, कॉपर Cu2+ एंड एल्यूमिनियम Al3+। इनका क्लोराइड सॉल्ट है हमारे पास,
ठीक है, ये क्लोराइड सॉल्ट है, क्लोराइड सॉल्ट है तो दे आर वाटर सोल्यूबल। क्वेश्चन कुछ इस तरह हो सकता है कि नाउ वी हैव टू remove Cu2 plus ion from this mixture of salts. Cu2 plus कॉपर जो है, कॉपर को हमको इस मिक्सचर से सेपरेट करना है, ठीक है। तो कॉपर को अगर हमको इस मिक्सचर से सेपरेट करना है तो फिर कैसे करेंगे? क्या इसमें एम्फोटेरिक नेचर का कोई हाथ है? ऑब्वियसली होना ही चाहिए क्योंकि इसी में पढ़ रहे हैं हम लोग। तो देखते हैं कैसे हाथ है। Zn2 plus Zn2 प्लस बेस के प्रेजेंस में ZnOH होल ट्वाइस का प्रेसिपिटेट दे देगा प्लस NaC। Cu2 प्लस अगेन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। मैं यहाँ पे भी अभी भी इक्वेशन को बैलेंस नहीं किया कि आई थिंक इट्स क्वाइट इजी, आप लोग कर सकते हो। OH के प्रेजेंस में CuOH होल ट्वाइस का प्रेसिपिटेट दे देगा प्लस साथ में अगेन NaCl और Al3 प्लस ये NaOH के प्रेजेंस में AlOH होल थ्राइस का प्रेसिपिटेट दे देगा प्लस NaCl। तो ये क्या मजाक है, हमने NaOH डाल के तीनों को प्रेसिपिटेट करवा दिया। तो हाँ करवा दिया, लेकिन अब क्या करेंगे? तो हमको कुछ पता है, हमको पता है कि जिंक और एल्यूमिनियम ये एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक है तो क्या होगा? तो यहाँ पे एक काफी इंटरेस्टिंग सी चीज होगी, जब हम एक्सेस ऑफ NaOH ऐड करेंगे तो ZnOH होल ट्वाइस और AlOH होल थ्राइस डिसॉल्व हो जाएंगे। क्या होगा यहाँ पे? तो रिएक्शन कुछ इस तरह होगा। ZnOH whole twice in presence of excess of NaOH, Na2 ZnO2 बना देगा। और साथ में हमको क्या मिलेगा? साथ में हमको मिलेगा वाटर। तो सिमिलरली AlOH whole thrice excess of NaOH में NaAlO2 बना देगा और साथ में आपको मिलेगा वाटर, राइट। सो Na2ZnO2 और NaAlO2 इसके बारे में हम जब पढ़े थे हमने बताया था कि ये आयनिक कंपाउंड्स हैं, दीज आर सोल्यूबल इन वाटर। ये जो चीज है ये कॉपर शो नहीं करेगा। सिंपल सा हो गया क्वेश्चन पूरा। तो हमको जो सॉल्ट का जो मिक्सचर था जिसमें Zn2 प्लस Al3 प्लस और Cu2 प्लस ये तीनों के जो क्लोराइड सॉल्ट थे उसमें अगर हमको कॉपर को सेपरेट करना है तो हम क्या करेंगे? हम एक्सेस ऑफ NaOH डालेंगे। एक्सेस ऑफ NaOH डाल देंगे तो उससे क्या होगा? पहले तो जिंक प्रेसिपिटेट मार देगा, लेकिन एक्सेस ऑफ NaOH देख के उसको लगेगा अरे NaOH डिसॉल्व हो जाएगा। सिमिलरली एल्यूमिनियम पहले तो प्रेसिपिटेट मारेगा, लेकिन जैसे ही उसको एक्सेस NaOH दिखेगा फिर से डिसॉल्व हो जाएगा। कॉपर भाई साहब NaOH को देख के प्रेसिपिटेट मार देंगे और धड़ाम से नीचे बैठ जाएंगे। अब जो धड़ाम से नीचे बैठे हुए कॉपर है उनको हम सेपरेट कर देंगे। ओके, सो ऐसे हम ये जो एम्फोटेरिक नेचर ऑफ जिंक या एल्यूमिनियम इसको हम थोड़ा इस तरह से मैनिपुलेट करेंगे। एक काफी इंटरेस्टिंग सी बात है, ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन को आप बेयर्स प्रोसेस में भी पढ़ोगे। बेयर्स प्रोसेस हमने कहाँ पे पढ़ा है? बेयर्स प्रोसेस हमने देखा है मेटलर्जी। मेटलर्जी में एल्यूमिनियम का जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है, एल्यूमिनियम का जो ओर है हमको याद है उसका Al2O3 ऐसा कुछ कंपाउंड है। Al2O3 इज बेसिकली एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगर Al2O3 इसमें अगर मैं वाटर डालूंगा तो डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर इसमें मैं NaOH ऐड कर दूं तो क्या होगा? सेम यही रिएक्शन। सो अगर मैं Al2O3 विच इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो बॉक्साइट ओर होता है उसमें अगर मैं एक्सेस ऑफ NaOH डाल दूंगा तो एल्यूमिनियम NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट बना के डिसॉल्व हो जाएगा। डिसॉल्व हो जाएगा, फायदा क्या है? अब हमने इतना सारा जो कचरा एल्यूमिनियम जो बॉक्साइट ओर लेके आया है उसमें बहुत सारा कचरा है, बहुत सारी चीजें,
बहुत सारी चीजें में क्या क्या है, हमारे सबसे बड़े प्रॉब्लम जो बॉक्साइट ओर में होते हैं वो होता है आयरन ऑक्साइड और सिलिकेट। बेसिक प्रॉब्लम यही होता है, बाकी को तो हम कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के अलग कर देते हैं। लेकिन एल्यूमिनियम आयरन ऑक्साइड और सिलिकेट, आयरन ऑक्साइड इज Fe2O3 और SiO2। SiO2 क्या होता है? SiO2 होती है सैंड, रेत। ये जो है, ये दोनों भाई साहब यहां से निकलने का नाम नहीं लेते। सो अगर हमको Al2O3 प्योर फॉर्म में चाहिए जिससे कि हम बाद में एल्यूमिनियम मेटल बना सके, तो इसके लिए हमको Al2O3 को सेपरेट करना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, Al2O3 में एक्सेस ऑफ NaOH डाल देते हैं और वो क्या बना देता है? NaAlO2 विच इज सोल्यूबल इन वाटर। अब ये जो सोल्यूबल है वाटर में, ये भाई साहब एक्सेस ऑफ NaOH में डिसॉल्व ही नहीं होते, तो हम वो जो सोल्यूबल होगा उसको निकालेंगे, Fe2O3 तो अलग हो जाएगा। लेकिन ये जो है SiO2, ये एक्सेस ऑफ NaOH में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो Fe2O3 तो एक्सेस ऑफ NaOH में निकल जाएगा, लेकिन SiO2 उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। तो क्या होगा उसके बाद? ऐसा होगा कि हमारे पास जो लिक्विड आएगा, जो लिक्विड का मिक्सचर होगा, ये लिक्विड के मिक्सचर में हमारे पास दो चीजें होगी। एक होगी NaLO2 जो एक्सेस ऑफ NaOH में डिसॉल्व हो गया था, और दूसरी होगी Na2SiO3। एक्सेस ऑफ NaOH को देख के SiO2 के भी थोड़े से तेवर बदल जाते हैं। वो भी देखता है एक्सेस NaOH है, अरे भैया कॉन्सेंट्रेटेड है, स्ट्रॉन्ग है, डिसॉल्व हो जाता है। तो Na2SiO3 बनके वो डिसॉल्व हो जाते हैं। अब भाई साहब हमारे पास जो लिक्विड बचेगा उसमें क्या है? हमारे पास NaLO2 है, Na2SiO3 है। अब इसमें से हमको वापस NaLO2 अलग करना है, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे दिमाग। इसमें हम लोग क्या करेंगे? थोड़ा सा एसिड डाल देंगे। एसिड डाल देंगे तो क्या होगा? एसिड डाल देंगे तो NaLO2 जो सोल्यूबल था, ये भाई साहब फिर से कन्वर्ट हो जाएंगे AlOH होल थ्राइस में और प्रेसिपिटेट मार देंगे। अब ये जो हरकत है ये एल्यूमिनियम करेगा, सिलिकॉन को तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सिलिकॉन तो क्या है? सिलिकॉन ऑक्साइड जो है वो कैसा होगा? वो ऑब्वियसली एसिडिक होगा, राइट? क्योंकि नॉन मेटल है, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होता है। एसिडिक ऑक्साइड है इसलिए बेस में तो डिसॉल्व हो गया, लेकिन अब जब एसिड आया तो उसने कुछ भी रिप्लाई नहीं किया। भाई साहब एल्यूमिनियम जो है, इन्होंने तो अपना साइड चेंज कर दिया, उन्होंने बोला हम तो एम्फोटेरिक है, तो ठीक है NaOH था तो डिसॉल्व हो गया, अब एसिड आया तो फिर से प्रेसिपिटेट दे देंगे। तो भाई साहब फिर से प्रेसिपिटेट मार गए, फिर से प्रेसिपिटेट मार गए, तो अब हमारे पास AlOH होल था, इसका प्रेसिपिटेट आ गया। तो ये जो हमारे पास लिक्विड था इसमें हमारे पास प्रेसिपिटेट फॉर्म में आ गया AlOH होल थ्राइस। अब हम फिर से लिक्विड को छान देंगे तो हमारे पास AlOH होल थ्राइस का एकदम प्योर कंपाउंड आ जाएगा। अब इस AlOH होल थ्राइस को हम फिर आगे इलेक्ट्रोलिसिस का जो प्रोसेस होता है उससे हम लोग उसको प्योर मेटल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो दिस वाज बेयर्स प्रोसेस। तो बेयर्स प्रोसेस आप जब पढ़ोगे तो आपको ये जो नेचर है एल्यूमिनियम का, एम्फोटेरिक नेचर, इसके साथ आपकी मुठभेड़ होगी, ठीक है? सो ये था एम्फोटेरिक नेचर ऑफ जिंक एंड एल्यूमिनियम। तो नेक्स्ट जो हम चालू करने वाले हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो ये क्यों पढ़ना है? इसमें ऐसा क्या है जो हमको पढ़ने की जरूरत है? सबसे पहले कुछ क्वेश्चन देखूंगा। सबसे पहला सवाल देखते हैं कि आपको पता है आइस जो होता है ये वाटर में फ्लोट क्यों करता है? आइस विच इज सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, ठीक है? कोई भी चीज 3 स्टेट में एग्जिस्ट करती है। हम अपने लिए अभी के लिए 3 स्टेट को एज्यूम करेंगे, बाकी को थोड़ा सा निगलेक्ट कर देते हैं। तो हम 3 स्टेट्स में रहते हैं। तो कोई भी सब्सटेंस है जो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, राइट? सो वाटर जो है, वाटर का गैस वाला फॉर्म जो होता है वो होता है स्टीम, और लिक्विड वाला फॉर्म वाटर ही होता है, और सॉलिड वाला फॉर्म आइस होता है, राइट? सो हम लोगों ने जब पढ़ा होगा सॉलिड, लिक्विड, गैसेस के बारे में, हम लोग देखे क्या मॉलिक्यूल्स होते हैं,
मॉलिक्यूल्स का जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है, वो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस से हमको अंदाजा लगता है कि वो सॉलिड है, वो लिक्विड है या गैस है। गैस होगा तो सब छोटे मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। लिक्विड के केस में वो डिस्टेंस थोड़ा कम हो जाएगा, और सॉलिड के केस में वो एकदम सट के एक दूसरे के नजदीक रहेंगे। सो उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो वाटर का जो सॉलिड फॉर्म है उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स तो एक दूसरे से बहुत नजदीक रहेंगे, एकदम सट के रहेंगे। मतलब उसकी डेंसिटी जो होगी वो वाटर से तो ज्यादा होनी चाहिए। सो अगर सॉलिड H2 या वाटर जो बोलता हूं मैं, उसकी डेंसिटी अगर लिक्विड से ज्यादा रहेगी तो लिक्विड में फ्लोट नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोगों को पता है आइस जो है वो वाटर में फ्लोट करता है। तो हमने कभी सोचा है कि आइस वाटर में फ्लोट क्यों करता है? तो जैसे मैंने वहां पे टॉपिक लेके आया, इसका मतलब ऑब्वियसली इसका आंसर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में होगा। बहुत अच्छा। और एक सवाल, जो आइसक्रीम हम लोग खाने जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा आइसक्रीम जो होता है, आइसक्रीम की जो स्टिक होती है वो वुडन होती है। हाँ होती है। क्या इसका कोई रीजन है? आइसक्रीम की स्टिक वुडन ही क्यों होती है? प्लास्टिक की बना दो, इजीली बन जाएगा, कचरा थोड़ा बढ़ जाएगा, पोल्यूशन बढ़ जाएगा, बट किसको फर्क पड़ता है? प्लास्टिक बनाते हैं। लेकिन प्लास्टिक से काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? देयर इज अ रीजन। क्या रीजन है? तो आइसक्रीम को हम स्टिक पे इसलिए डालते ताकि हम उसको खा सके, ताकि वो पिघल के नीचे गिरे, ना कि टूट के अलग निकल जाए। मतलब स्टिक जो होता है विच इज वुडन स्टिक, आइसक्रीम को पकड़ के रखती है। क्यों पकड़ के रखती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे? क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? तो आइए देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जर्व करते हैं वाटर को। व्हाट इज वाटर? हम लोग वाटर को लिखते हैं H2O, राइट? दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम। अगर मैं वाटर का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूंगा तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। एक ऑक्सीजन एटम है जिसको दो हाइड्रोजन एटम अटैच है। ऑक्सीजन जो है इसका एटॉमिक नंबर 8 है। इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ होगा 2,6। 2,6 मतलब इसके पास आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। 7 होने के लिए हाइड्रोजन को चाहिए, ऑक्सीजन को चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये वाले हाइड्रोजन से लेगा। ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्ड बना के दोनों हाइड्रोजन से उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन हो गए मतलब उसके पास 6 थे। 6 में से एक इधर गया, एक इधर गया। 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में ऑक्सीजन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, 2 लोन पेयर होता है, 2 बॉन्ड पेयर होता है, इसलिए उसका जो स्ट्रक्चर होता है हम उसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। बट लोन पेयर तो हमको दिखते नहीं है, तो इसको इसलिए हम इसके स्ट्रक्चर को बोलते हैं एंगुलर। ठीक है, बट ये तो बात क्या आती है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है, हमको ऑक्सीजन के बारे में क्या पता है? हम लोगों ने पढ़ा है कि ऑक्सीजन नॉन मेटल है। ठीक है, ऑक्सीजन के बाद नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो फ्लोरीन है। फ्लोरीन के बारे में हमको ये पता है कि इट हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो फ्लोरीन से थोड़ी कम, which is 3। और अगर फ्लोरीन को हम 3.5 देखते तो ऑक्सीजन की 3 हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है इलेक्ट्रॉन की चाह, वांट। ठीक है, द ग्रीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन जो होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी हाई होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, जहां भी उसको इलेक्ट्रॉन देखेगा अपने तरफ खींचे। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या हम ये बॉन्ड को ऑब्जर्व करते हैं? ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया। यहाँ पे ऑक्सीजन ने एक दिया, हाइड्रोजन ने दिया। बेसिकली दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। तो ये जो है बॉन्ड, ये बॉन्ड को मैं एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरह इमेजिन करूं, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा सा मतलब हम पढ़ेंगे इसके बारे में आगे, लेकिन हम लोग किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन नहीं बता सकते। तो हम लोग क्या बताते हैं? हम लोग उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताते हैं। हम लोग बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस एरिया में कहीं पे एग्जिस्ट करना हो। तो यहाँ पे हमको पता है इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में कहीं एग्जिस्ट करना होगा।
सिमिलरली यहाँ पे भी। तो ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक साथ ला के रखता है। थोड़ी देर पहले मैंने बात किया था ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई मतलब क्या, उसके इलेक्ट्रॉन की चाह ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन की चाह ज्यादा है तो अब क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको देखा यार इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, थोड़ा सा अपने तरफ खींच लेगा, उधर देखा थोड़ा सा अपने तरफ, दोनों साइड के इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अपने तरफ खींच। तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने से हुआ क्या, हुआ कुछ ऐसा, ये जो ऑक्सीजन है इसने इस क्लाउड को थोड़ा अपने तरफ खींच लिया, मतलब क्लाउड कुछ ऐसा हो गया होगा, थोड़ा डिस्टॉर्ट हो गया होगा। ये जो डिस्टॉर्शन है इसके चलते ऑक्सीजन के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज है, थोड़ा सा, पूरा नहीं, थोड़ा सा। ये जो थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज है उसको मैं बोलूंगा डेल्टा नेगेटिव। अब नेगेटिव आया तो किसी के ऊपर पॉजिटिव तो आएगा, तो किस पे आएगा, ऑब्वियसली हाइड्रोजन पे आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने खुद की तरफ खींचा है। तो ये जो डेल्टा नेगेटिव है उसको कैंसिल आउट करने के लिए हाइड्रोजन के ऊपर एक आएगा थोड़ा सा डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा थोड़ा सा। अब ये अगर इस साइड किया है, ऑक्सीजन तो बड़ा बेहुदा है, उसने इस साइड भी खींच लिया, उसने कहा यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, इससे क्यों ना खींचो, इससे भी थोड़ा थोड़ा खींच लिया। तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 डेल्टा नेगेटिव हो गया और दोनों हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव हो गया। मतलब हाइड्रोजन पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पे थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज। तो भाई साहब इससे हुआ क्या, इससे बहुत खुशी। तो देखिए क्या क्या। अगर हमने कहीं पे पढ़ा होगा कि वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट का मतलब क्या, पोलर का मतलब ये हुआ कि वाटर के अंदर पोलैरिटी होती होगी, पोलैरिटी होती होगी, मतलब पोलैरिटी मतलब चार्ज फॉर्मेशन, मतलब कहीं पे थोड़ा सा पॉजिटिव, कहीं पे थोड़ा सा नेगेटिव, मतलब एक डाइपोल फॉर्म हुआ, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, और ये मॉलिक्यूल पोलर हो गया। सो पोलर मॉलिक्यूल से क्या फायदा हुआ, क्या फर्क पड़ा, देखते हैं। हमने कहीं पे एक सेंटेंस सुना होगा, लाइक डिसॉल्व लाइक, ठीक है, लाइक डिसॉल्व लाइक। तो ये सेंटेंस हमने जनरली पढ़ा रहता है आयनिक और कोवैलेंट बॉन्डिंग, जब हम पढ़ते हैं आयनिक कंपाउंड कोवैलेंट कंपाउंड, उधर हम पढ़ते हैं, हम लोग सुनते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट। तो पोलर सॉल्वेंट में आयनिक कंपाउंड सोल्यूबल। आयनिक कंपाउंड क्या होता है, जैसे हम ले लेते हैं जैसे NaCl, सॉल्ट। आपको पता है सॉल्ट क्या है, सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक का मतलब ये हुआ कि Na जो होता है ये Na पॉजिटिव के फॉर्म में होता है और Cl माइनस के फॉर्म में होता है, राइट। अभी Na के ऊपर प्लस चार्ज होता है, Cl के ऊपर माइनस चार्ज होता है। ये देखता है कि मैं प्लस हूं तू माइनस है, आओ साथ साथ चले, तो दोनों एक दूसरे को पकड़ के रहते हैं। और ये दोनों एक दूसरे को जो पकड़ के रखते हैं, इस बॉन्डिंग को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। तो मतलब आयनिक बॉन्ड फॉर्म कैसे हुआ, इट इज बेसिकली द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन 2 आयंस, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अब ये जो आयनिक कंपाउंड है ये पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। लग तो रहा है कुछ तो होगा, यहां भी चार्ज है वहां भी चार्ज है, कोई तो किसी को अट्रैक्ट करेगा, तो होगा कुछ ऐसा कि लेट्स से हम Na+ को ऑब्जर्व करते हैं। Na+ को जैसे ही हम NaCl को जैसे ही हम पानी में डालेंगे तो पानी का एक मॉलिक्यूल आएगा, ठीक है, उसको देखेगा कि इसके पास तो प्लस है, ऑक्सीजन बोलेगा मेरे पास तो माइनस चार्ज है, ओ मेरे पास माइनस उसके पास प्लस, तो मैंने तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए। तो ऐसा वाटर का एक मॉलिक्यूल Na+ की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, फिर दूसरे साइड दूसरा मॉलिक्यूल देखेगा वो भी उसको अट्रैक्ट हो जाएगा। अगेन ये भी क्या है, वाटर का मॉलिक्यूल है, वाटर के मॉलिक्यूल का भी कौन सा ऑक्सीजन वाला जो एंड है वो अट्रैक्ट होगा कहां पे, Na+ के, एक और मॉलिक्यूल आ जाएगा और ऐसे एक और मॉलिक्यूल आ जाएगा। तो Na+ को देख के चारों ओर से उसको वाटर के मॉलिक्यूल्स का जो ऑक्सीजन वाला एंड होगा वो उसको पकड़ लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे भैया Cl- ऐसे बैठा हुआ था, उसने देखा कि यार Na+ तो पकड़ा गया, तो ठीक है मैं अपना अलग घूमता हूँ, ठीक है, तो Na+ अलग हो गया।
तो भाई साहब Cl माइनस अपना अलग निकले। अब जो Cl माइनस अलग हुए तो उनको किसने देखा? उनको देखा हाइड्रोजन ने। हाइड्रोजन बोले यार हमारे पास तो पॉजिटिव चार्ज है। Cl को देखा यार उसके पास तो नेगेटिव चार्ज है। तो भाई साहब हाइड्रोजन ने Cl को घेर लिया। तो ऑक्सीजन ने किसको घेरा? ऑक्सीजन ने घेरा ऑक्सीजन वाले एंड ने घेरा सोडियम को, और हाइड्रोजन वाले एंड ने घेरा Cl को। क्यों घेरा? क्योंकि हाइड्रोजन पे था डेल्टा पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे था डेल्टा नेगेटिव। इसके चलते क्या हुआ? NaCl जो क्रिस्टल था, NaCl का जो सब्सटेंस है, ये जो कंपाउंड था, वो कंपाउंड ब्रेक हो गया। क्यों ब्रेक हुआ? क्योंकि वो आयनिक था। तो जब हम बोलते हैं कि आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व्स इन वाटर, होता कुछ ऐसा है। वाटर के मॉलिक्यूल आते हैं हर जगह से उसको घेर लेते। इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या रिलेशन? अभी कुछ नहीं, हम इसको बाद में देखेंगे। हम इसको वाटर की प्रॉपर्टीज के वक्त थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे। बट हाँ, मैं बस देख रहा था कि चार्जेस फॉर्मेशन से क्या क्या हो रहा है। चार्जेस फॉर्मेशन से ये हो रहा है कि भाई साहब ये आयंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगर ये आयंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या ये एक दूसरे को भी अट्रैक्ट करेंगे? मतलब कुछ ऐसा, अगर मैं इनको हटा दूं, चलिए हम ऑब्जर्व करते हैं सिर्फ वाटर को, ठीक है, ये बड़े को भी हटा देता है, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। तो हमको बताइए ऑक्सीजन के ऊपर हल्का सा नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन के ऊपर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज है, राइट? तो ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल के साथ थोड़ी ट्रू है, ये तो काफी मॉलिक्यूल के साथ ट्रू है। तो अगर हम देखेंगे कि वाटर का अगर एक और मॉलिक्यूल यहाँ पे आ गया, वाटर का एक और मॉलिक्यूल अगर इसके पास आ गया, तो हमको पता है कि इसके ऊपर तो डेल्टा नेगेटिव है। अब ये डेल्टा नेगेटिव है और उधर देखेगा हाइड्रोजन, अरे हाइड्रोजन पे तो डेल्टा पॉजिटिव है, बेचारा हाइड्रोजन बोल के वो उसको थोड़ा अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। फिर ये क्या हो, यहाँ पे एक दूसरा मॉलिक्यूल आ जाएगा वाटर का, बोलेगा मेरे पास नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन बोलेगा मेरे पास पॉजिटिव चार्ज, बोलेगा बेचारा हाइड्रोजन, उसको भी अट्रैक्ट कर लेगा। तो ऐसे बेचारा हाइड्रोजन बोल के ऑक्सीजन सब हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन और पहले मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, इनके बीच में ये जो कहानी चल रही है, ये जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, ये जो हल्की सी बॉन्डिंग बन रही है, इस बॉन्डिंग को हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। तो क्या ये साक्षात एक बॉन्ड है? नहीं। क्या हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल पे साक्षात पूरा के पूरा चार्ज है? नहीं है। हमारे पास दोनों मॉलिक्यूल में थोड़ा थोड़ा चार्ज है, राइट? ऑक्सीजन पे थोड़ा सा नेगेटिव, हाइड्रोजन पे थोड़ा सा पॉजिटिव है। तो ये जो थोड़े थोड़े चार्ज है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखेंगे। मतलब ऐसा नहीं है एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेगा, जैसे है कि तू थोड़ा साथ में रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स हो जाता है इनके बीच में, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, इस बॉन्डिंग को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो इसका सिग्निफिकेंस है, हमारे दोनों जो सवाल थे, पहला सवाल था कि व्हाई डज आइस फ्लोट इन वाटर, ये पहला सवाल था। और दूसरा था आइसक्रीम में वुडन स्टिक क्यों होता है, राइट? तो ये जो सवाल है, ये सवाल के जवाब हमको मिलेंगे यहां से। कैसे? तो हम लोगों ने पढ़ा है एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, इसके बारे में हमने पढ़ा है, राइट? हमने बुक में होगा, कहीं पे दिया होगा कि वाटर शोज एनोमलस बिहेवियर एट 4 डिग्री सेल्सियस। वाटर हैज द हाईएस्ट डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। Above this temperature or below this temperature, the density is of water decreases. ग्राफ में देखें, एक ग्राफ हमने पढ़ा होगा, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर। मैं डेंसिटी की बात करते रहूंगा और वॉल्यूम की भी बात करते रहूंगा। तो एक बार मैं याद करता हूँ, डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो सेम मास ऑफ सब्सटेंस की डेंसिटी कम होगी। तो लार्जर वॉल्यूम, लोअर डेंसिटी फॉर सेम मास ऑफ सब्सटेंस।
तो मैं उस सेम मास ऑफ सब्सटेंस के वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। ये सब्सटेंस कौन सा है? वाटर। तो वाटर के वॉल्यूम, लेट्स अज्यूम 1 ग्राम ऑफ वाटर बोल देते हैं। 1 ग्राम ऑफ वाटर का वॉल्यूम अगेंस्ट टेम्परेचर का ये कर्व कुछ ऐसा होता है। दिस इज 4 डिग्री सेल्सियस। टेक्निकली हम लोग तो 4 डिग्री याद करते हैं, इट इज 3.9 है, बट ठीक है 4 से चलेगा। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का वॉल्यूम मिनिमम होता है। वॉल्यूम मिनिमम होता है, डेंसिटी मैक्सिमम रहेगी। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो एट 4 डिग्री सेल्सियस वाटर का वॉल्यूम सबसे कम होता है, मतलब वाटर का डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 4 डिग्री सेल्सियस का जो पानी है वो नीचे बैठ जाएगा, रादर देन 2 डिग्री सेल्सियस का पानी ऊपर ही रहेगा। 6 डिग्री सेल्सियस का पानी ऊपर रहेगा, लेकिन 4 डिग्री का नीचे बैठ जाएगा। वाटर में हमको पता है कन्वेक्शन होता है, राइट? तो वो जाता है नीचे जाके बैठ जाता है। ये कहाँ पे यूज होता है? तो ये यूज होता है ऐसी जगहों पे जहां पे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर जो होता है क्लाइमेट का, वो इट फॉल्स बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। ऐसी जगह पे क्या यूज होता है? तो जहां पे टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे जाता है, ठीक है। इन कोल्ड कंट्रीज जो लेक्स होते हैं, लेक्स में ऊपर का लेयर आइस का होता है, राइट? लेक फ्रीज हो जाते हैं, फ्रोजन, ठीक है। तो ये जो फ्रोजन लेक होता है, इसका मतलब ये थोड़ी है पूरा का पूरा लेक फ्रोजन हो गया या पूरा का पूरा आइस हो गया। उसका एक ऊपर का लेयर फ्रीज हो जाता है, तो उसके नीचे में जितना भी पानी है उसमें अभी भी मछली, बाकी मगरमच्छ सब अपनी खुशहाली से जी रहे हैं, क्योंकि अगर वो सब फ्रोज हो गया तो सब अंदर के अंदर दब जाएंगे, आइसेज आ जाएगा। तो होता कुछ ऐसा है कि 4 डिग्री सेल्सियस के वाटर की डेंसिटी ज्यादा होने के चलते वो पानी नीचे बैठा रहता है, और आइस जो है, आइस की डेंसिटी इससे कम होती है उस 4 डिग्री सेल्सियस के वाटर से। तो आइस ऊपर फ्लोट करते रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम पहुंचते हैं, तो ये कह रहा था कि 4 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर रहेगा उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी तो नीचे रहेगा, और आइस जो है उसकी डेंसिटी कम रहेगी तो ऊपर तैरता रहेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? हमने स्टार्टिंग में भी बात किया था कि आइस जो है, आइस ये सॉलिड है तो इसकी डेंसिटी तो ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा नहीं है। आंसर क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आइए हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कि ये हो क्यों रहा है। तो इससे हम एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर को भी एक्सप्लेन करेंगे। तो एनोमलस बिहेवियर वाटर के चलते ही आइस जो है ये वाटर में फ्लोट करता है। तो हमने देखा था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे। अट्रैक्ट कुछ ऐसे करेंगे, राइट? अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर बनता जाएगा। आपको दिख रहा है यहाँ पे कुछ बढ़िया सी कुछ ड्राइंग बन रही है। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? मैं बस इतना ही कर रहा हूँ, मैं ये हाइड्रोजन की जो बॉन्ड्स है उनको इसे प्लॉट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन, ये जो ऑक्सीजन, ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है, ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के साथ अलग अलग बॉन्ड बनाते जाएंगे और एक केज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। केज लाइक स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसके बीच में जगह है। इट्स अ केज जिसके बीच में वैक्यूल्स है। तो ये जो हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है, ये 4 डिग्री सेल्सियस से जब ज्यादा टेम्परेचर होता है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स इधर हंसते खेलते इधर उधर घूम रहे होते हैं। जैसे ही लेकिन टेम्परेचर 4 डिग्री के बाद नीचे जाने लगता है, अब ये रैंडम मोशन वाटर के मॉलिक्यूल्स का रुक जाता है। अब वो अपने आप को फिर से एक स्ट्रक्चर में क्रिएट करना शुरू करता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे वाटर के मॉलिक्यूल्स अपने आप को एक स्ट्रक्चर में क्रिएट करना शुरू करते हैं, और उस स्ट्रक्चर क्रिएट होने के चलते उनके अंदर बड़े बड़े गैप्स आने लगते, बड़े बड़े होल फॉर्म होने लगते। ये जब बड़े बड़े होल फॉर्म होने लगते, उसके चलते वाटर की डेंसिटी डिक्रीज होने लगती है। तो अगर हमने जैसे यहाँ पे वॉल्यूम का कर्व देखा था, वैसे अगर हम डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर का कर्व देखेंगे तो कुछ ऐसा कर्व होगा। डेंसिटी मैक्सिमम रहेगी 4 डिग्री सेल्सियस पे, उसके बाद डेंसिटी कम होते जाएगी। तो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, इसकी डेंसिटी हम बोलते हैं कुछ
डेंसिटी अगेन मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। तो 4 डिग्री सेल्सियस का जो वाटर होता है इसकी डेंसिटी होती है अराउंड 1000 ग्राम पर लीटर। हाँ, यही तो हम वाटर की डेंसिटी बोलते हैं, बहुत अच्छे। लेकिन आइस जो होता है, ठीक है, आइस अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस का, या मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, आइस की जो डेंसिटी होती है वो होती है अराउंड 927 ग्राम पर लीटर। मतलब ये कि जो वॉल्यूम है वाटर का, जो वॉल्यूम है वो आइस के वॉल्यूम से 9% कम होगा, सेम मास ऑफ वाटर। तो अगर पहले 1000 ग्राम वाटर 1 लीटर में आ रहा था, अब सिर्फ 927 ग्राम 1 लीटर में आएगा। 927 ग्राम 1 लीटर में आएगा, इसका मतलब उसकी डेंसिटी कम हो गई। अब डेंसिटी सिंस कम हो गई, इसलिए आइस क्या करेगा, वाटर में फ्लोट करेगा, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन का क्या होगा, आइसक्रीम में वुडन स्टिक क्यों होती है? तो अगेन आंसर हमको पता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस केस में ऑब्जर्व होगी ऐसा आपको लग रहा है? ऑब्वियसली ऐसे ही केसेस में जहां पे हाइड्रोजन किसी ऐसे एलिमेंट के साथ कंपाउंड बना के है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। तो जैसे ऑक्सीजन है, वाटर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड है, तो क्या करेगा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच लेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। अब वो अपने तरफ खींचेगा तो हाइड्रोजन पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा और फिर अट्रैक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो वुड होता है, वुड क्या होता है, वुड होता है सेल्यूलोज, ठीक है। सेल्यूलोज के अंदर बहुत बड़ा बड़ा कार्बन चेन होता है और कुछ कुछ एंड्स होते हैं जहां पे OH बॉन्ड खुले पड़े होते हैं। ये जो OH बॉन्ड अंदर जो ये बड़े बड़े चेन्स में जो खुले पड़े होते हैं, ये OH बॉन्ड क्या करते हैं, ये OH बॉन्ड आइसक्रीम के अंदर के जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उनके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। एक बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई तो दोस्ती बन गई, उसके बाद दोस्ती बन गई तो आइसक्रीम, जब तक आइसक्रीम रहेगा आपके वुड से स्लिप नहीं होगा, ठीक है। दैट्स व्हाई वुडन स्टिक आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक और एनी अदर मटेरियल इन आइसक्रीम्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑक्सीजन छोड़ के और किसी दूसरे मॉलिक्यूल में भी होता है, मतलब जरूरी है हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अटैच होना चाहिए? तो ऐसा नहीं है। जैसे हमने बोला था, जिस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उसमें उसके साथ हाइड्रोजन को अटैच होना जरूरी है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में भी ऑब्जर्व करते हैं, HF, उसको छोड़ के अमोनिया में भी देखा जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते वाटर में कुछ कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती है। तो वाटर की जो कुछ प्रॉपर्टीज है जिसका जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसका रीजन है, उसमें से एक प्रॉपर्टी तो होती है हाई हीट कैपेसिटी, फिर एक होता है सरफेस टेंशन। तो हम ऐसा डायरेक्टली तो कुछ बोल नहीं सकते कि इसी के चलते, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते सिर्फ यही 2 प्रॉपर्टी आ रही है और कोई प्रॉपर्टी नहीं आ रही। और भी प्रॉपर्टीज है वाटर की जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपना छोटा मोटा रोल निभाता होगा, बट हाँ, ये 2 में हम लोग काफी क्लियरली बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द रीजन। अपार्ट फ्रॉम दिस लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में भी हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्लेज अ रोल। ये दोनों केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ ऐसा करता है, जो सरफेस टेंशन है वाटर का काफी हाई होता है। आप लोगों ने देखा होगा छोटे छोटे एंट्स, इंसेक्ट्स जो होते हैं वो वाटर के ऊपर बैठ सकते हैं। आपको पता है मॉस्किटोज वाटर के ऊपर बैठे हुए दिखते हैं, क्यों बैठे हुए दिखते हैं? तो ऐसा होता है कि हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स है ये एक दूसरे से इतना अच्छे से अटैच होते हैं, इनके बीच में एक बॉन्डिंग होती है जिसके चलते वो जो सरफेस है, वो सरफेस का खुद का एक टेंशन क्रिएट हो जाता है। मतलब सरफेस टेंशन जो होता है, वो सरफेस अपने आप को एक चादर की टाइप आप फील कर सकते हो, एक चादर के टाइप अपने आप को वो पोर्ट्रे करता है, जिसके ऊपर एन इंसेक्ट विद वेरी लेस वेट वो उधर आके बैठ सकता है। और हाई हीट कैपेसिटी जैसे जो वाटर होता है, वाटर को आप पहले हीट देते हो तो फिर हीट कैपेसिटी जो हम डेफिनेशन एक बार याद करेंगे कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, उसको हम हीट कैपेसिटी बोलते हैं, राइट। तो वाटर की हीट कैपेसिटी भी हाई होती है। हाई इसलिए होती है क्योंकि इसके अंदर बॉन्ड बने होते हैं।
अब जैसे ही टेम्परेचर राइज होगा मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल इधर उधर दौड़ने लगेंगे, बट उनको दौड़ने से रोकेगा कौन? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते इसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा है। हीट कैपेसिटी का हमारे लिए क्या यूज है? मतलब क्या हम डे टू डे लाइफ में कुछ ऑब्जर्व करते हैं? ऑब्वियसली ऑब्जर्व करते हैं। तो सवाल, अगर इसको मैं ऐसा सवाल पूछना चाहूँ कि why do you think areas which have more trees or area which has a big forest around it have climate temperature little lower compared to area with less trees? हम बोलते हैं पेड़ होने के चलते अपने सराउंडिंग का टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है। ये कम क्यों रहता है? इसका रीजन क्या है? ऑब्वियसली मैं तो बता रहा हूँ यहाँ पे हाई हीट कैपेसिटी, तो यही रीजन होना चाहिए। दिस इज वन ऑफ द रीजन, यस। तो होता क्या है? होता कुछ ऐसा है कि पेड़ लिविंग थिंग्स है, दे नीड वाटर, तो वो वाटर एब्सॉर्ब भी करते हैं और वो खुद वाटर जैसे हमको पसीना आता है, ठीक है, पर्सपायर, तो जैसे पेड़ भी पर्सपायर करते हैं, तो उनके भी सराउंडिंग में वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर एग्जिस्ट करता है। अब जैसे ही क्लाइमेट में या एनवायरनमेंट में वाटर वेपर का कंटेंट बढ़ता है तो क्या होता है कि वाटर क्या करेगा? वाटर सराउंडिंग से हीट ट्रैप कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा है। अब वो हीट ट्रैप करेगा और खुद अपने आप को वाटर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो जो हीट ट्रैप कर लेगा उसके चलते सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो ठीक है, तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द रीजन जिसके चलते पृथ्वी पे टेम्परेचर एक कंडीसिव, काफी कंफर्टेबल टेम्परेचर मेंटेन, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत सारा वाटर वेपर उड़ा दे हवा में, ठीक है। इसका एक प्रोसेस होता है जिसको फॉलो करना जरूरी है। तो इसलिए ठंडी चाहिए तो पेड़ लगाओ रादर देन पानी उड़ाओ। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बस इतना ही। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा कुछ केमिकल्स की तरफ मूव करते हैं। अब जिस कंपाउंड को या केमिकल को हम थोड़ा सा स्टडी करने वाले, काफी छोटा सा है, इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये काफी इंटरेस्टिंग है। वन ऑफ माय फेवरेट केमिकल्स ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7। इसको हम बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट की बड़ी विचित्र गाथा है। वो कुछ ऐसी है कि इन भाई साहब इनका जो कलर है इट इज ऑरेंज। तो आप जब भी लैब में जाओगे आप इस चीज को काफी बार देखते रहोगे, आप काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स में भी इसको यूज करोगे। पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन होता है, बहुत प्यारा सा। पोटेशियम डाइक्रोमेट का अगर मैं याद करूं, मैंने कहाँ पे पढ़ा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों गैसेस को जब मैं डिस्टिंग्विश करना चाहूंगा तो कैसे करूंगा? हमको याद है प्रोसेस, कार्बन डाइऑक्साइड पास इट थ्रू लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड भी तो यही करता है। तो व्हेन यू पास SO2 थ्रू वाटर तो लाइम वाटर मिल्की टर्न हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि SO2 ये बना देता है बाइसल्फाइड, जैसे बाइकार्बोनेट बन जाता है वहां पे। अब कार्बोनेट बनता है एंड व्हेन यू पास एक्सेस ऑफ CO2 लाइम वाटर वापस नॉर्मल हो जाता है। बट सेम चीज SO2 के केस में भी होता है। आप एक्सेस ऑफ SO2 पास करोगे तो जो लाइम वाटर मिल्की हुआ था वो वापस क्लियर सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसका रीजन क्या है? पहले CO2 पास करते हो कार्बोनेट बनता है, कार्बोनेट में और CO2 पास करते हो तो बाइकार्बोनेट बन जाता है जो सोल्यूबल होता है, और कार्बोनेट इनसोल्यूबल होता है। SO2 पास करोगे तो पहले बाइसल्फाइड बनेगा और उसके बाद पहले सल्फाइड बनेगा जो इनसोल्यूबल होता है, और फिर और SO2 पास करोगे बाइसल्फाइड बन जाएगा जो सोल्यूबल होता है। तो CO2 और SO2 ये दोनों गैस लाइम वाटर के अंदर सेम अपना प्रॉपर्टी शो करता है। तो फिर हम इनको डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? तो डिस्टिंग्विश करने का एक प्रोसेस हमने पढ़ा था कि पास द गैस थ्रू एसिडिफाइड डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। तो उसके बाद क्या होगा? एसिडिफाइड डाइक्रोमेट सॉल्यूशन से जब ये पास होगा, ऑरेंज कलर सॉल्यूशन टर्न्स टू ग्रीन। इसका मतलब वो SO2 है। अगर सॉल्यूशन को कुछ नहीं होता उसका मतलब वो CO2 है। मतलब
K2Cr2O7 SO2 के साथ रिएक्शन करके कुछ ग्रीन कलर का बना देता है। तो देखते हैं क्या है। K2Cr2O7 को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे हमने पढ़ा था, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब खुद रिड्यूस होगा, मतलब खुद इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा? पोटेशियम। ये तो नहीं करेगा, ये तो 2,8,1, तो इनको तो +1 में ही रहना है, तो +1 में ही खुश है। तो K तो अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा या गेन नहीं करेगा। ऑक्सीजन -2 में और वहां पे खुश है, ऑक्सीजन भी यहाँ पे कुछ नहीं करेगा। तो करेगा कौन? ऑब्वियसली क्रोमियम। देखते हैं क्रोमियम यहाँ पे किस स्टेट में है? +2 -14, इसका मतलब इसके ऊपर होना चाहिए +6। क्रोमियम यहाँ पे +6 में। SO2 में सल्फर को देखते हैं, ऑक्सीजन -2 में होगा तो सल्फर रहा आपका +4। ये जब रिएक्शन अकर होती है, इसके बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, प्रोडक्ट में हमारे पास मिलता है Cr3+ + K2SO4। मैं यहाँ पे इसको Cr3+ लिख रहा हूँ। इसके साथ भी कोई ना कोई अनायन होगा जो जनरली सल्फेट ही रहेगा। ऑब्वियसली यहाँ पे सल्फेट फॉर्म हो रहा है। सल्फेट हो सकता है या साथ में वाटर भी बन सकता है, तो हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है। दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट राइट नाउ। अभी मुझे बस ये देखना है कि Cr जो है, Cr +6 से +3 में जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? Cr खुद रिड्यूस हो रहा है। तो जो ग्रीन कलर हम ऑब्जर्व करते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं हम इस Cr3+ आयन के चलते, ठीक है। और सल्फेट में सल्फर डाइऑक्साइड में जो सल्फर था वो +4 से चले गया, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे +6, ठीक है। तो सल्फर जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है और क्रोमियम जो है रिड्यूस हो रहा है। सो द ऑरेंज कलर सॉल्यूशन टर्न्स ग्रीन व्हेन यू पास SO2 गैस थ्रू K2Cr2O7। तो हमारे सिलेबस में बस इतना ही है। हम लोग K2Cr2O7 को बस यहीं पे देखे। इसको छोड़ के मैं एक थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा K2Cr2O7 के बारे में। तो जैसे कि हम देख रहे हैं K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका कलर है ऑरेंज, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है ये एक काफी इंटरेस्टिंग सा रिएक्शन शो करते हैं, जिसके चलते इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर। तो वो रिएक्शन क्या होता है? वो रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। अगर आप पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन में बेस डाल OH-, अगर आप पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन में बेस डालोगे तो ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन जो था हमारा, वो कन्वर्ट हो जाएगा KCrO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम क्रोमेट में। और ये जो है इसका कलर है येलो। इसका मतलब मैं जब बेस ऐड करूंगा, ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन येलो कलर का बन जाएगा। और अगर इसमें मैं वापस एसिड ऐड कर दूंगा, एसिड ऐड करने पे येलो कलर का सॉल्यूशन फिर से ऑरेंज कलर का बन जाएगा। सो ये चीज ऑब्वियसली हम एज ए इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। तो ये काफी प्यारी सी चीज है पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में, कि हम इसमें अगर बेस ऐड करते हैं तो वो येलो कलर का क्रोमेट सॉल्यूशन बना देता है, और क्रोमेट में अगर हम एसिड ऐड करेंगे तो हमको फिर से ऑरेंज कलर का पोटेशियम डाइक्रोमेट फॉर्म हो जाएगा। ये क्यों होता है इस पे हम थोड़ा अभी नहीं जाएंगे, बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर, पोटेशियम डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर होता है इसका, जिसमें वो H+ को कंज्यूम करता है। थोड़ा कुछ है कॉम्प्लिकेटेड, अभी के लिए हम बस इतना ही याद रखेंगे। काफी इंटरेस्टिंग सी चीज है, आगे पूछी जा सकती है, ठीक है। और इसको छोड़ के हमने क्रोमियम का एक और आयन पढ़ा था Cr3+, जो कि क्या था? ग्रीन कलर का। वो किस केस में फॉर्म होगा? वो रेडॉक्स रिएक्शन के केस में फॉर्म होगा। यहाँ पे कोई रेडॉक्स मतलब रिडक्शन या ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं हो रहा है, ये बस स्ट्रक्चरल चेंज है जिसके चलते इसका कलर चेंज हो रहा है। दैट्स व्हाई दिस कैन बी अ इंडिकेटर, ठीक है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में इतना ही। आज के लास्ट टॉपिक पे हम लोग चल जाते हैं, जो है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप।
क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। सबसे पहली चीज जो मेरे दिमाग में आती है जब मैं ये लाइन पढ़ता हूँ वो होता है दाग अच्छे सर्फ एक्सेल। हम लोग देखते हैं कि सर्फ एक्सेल जो भी है सोप दाग कैसे हटाता है। ठीक है, हमारे कपड़ों पे दाग लगते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पानी में डाल देते हैं, पानी से धोने की कोशिश करते हैं। पानी से भी कई बार दाग नहीं हटते, तो ऐसा क्यों? पानी से हटते नहीं है, और अगर उसमें हम साबुन डाल के अगर उसको घिस लो तो वो दाग हट जाएंगे। तो कुछ तो होता होगा जो साबुन कर रहा है और पानी नहीं कर पा रहा है। तो लेट्स सी, पानी में दाग क्यों हटने चाहिए? तो पानी, पोलर सॉल्वेंट, सोल्यूबिलिटी, दाग सोल्यूबल हो जाते होंगे, तो दाग डिसॉल्व हो जाते होंगे तो हट जाते होंगे। लेकिन नहीं हट रहे, उसका मतलब है कि वो दाग डिसॉल्व नहीं हो रहे। चलो ठीक है, देखते हैं दाग होते क्या है। दाग जनरली क्या होता है, लेट्स से ग्रीस को हम एक दाग पकड़ लेते हैं, कोई भी ऑयली सब्सटेंस को दाग पकड़ लेते हैं। तो एक गंदा सा ये ग्रीस का दाग है, ठीक है। अब ये जो ग्रीस का जो दाग है ये नहीं हट रहा है शर्ट से। क्यों नहीं हट रहा है? क्योंकि ये पानी में सोल्यूबल नहीं है। अगर ये पानी में सोल्यूबल नहीं है मतलब ये पानी से थोड़ी नफरत करता है, तो इस चीज को हम बोलेंगे हाइड्रोफोबिक। ठीक है, हाइड्रोफोबिक मतलब जिसको उससे नफरत है या डर है। अभी हाइड्रोफोबिक दाग पानी में हटाने के लिए हमको उसको डिसॉल्व करवाना होगा। कैसे डिसॉल्व होगा? तो आइए देखते हैं सोप क्या है। तो हम लोगों ने पढ़ा है सोप आर सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स। ठीक है, फैटी एसिड से हम लोग सोप बनाते हैं। तो सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड, तो होता क्या है? फैटी एसिड्स जो होते हैं, फैटी एसिड्स कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्गेनिक, कुछ याद आ रहा है। देखते हैं क्या होता है। एक लंबी सी कार्बन चेन होती है जिसके एक एंड में सॉल्ट है, मतलब आयन होगा, आयनिक कंपाउंड होगा। तो एक बड़े से एसिड, फैटी एसिड के चेन में, मतलब जिसमें बड़ा सा कार्बन चेन है, ठीक है, इस कार्बन चेन में एक एंड पे नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज है मतलब ये एक आयन है मतलब ये वाटर की तरफ तो अट्रैक्ट हो ही जाएगा। लेकिन ये जो पार्ट होता है, ये जो बड़ा सा टेल बोलते हैं इसको, ये जो टेल होता है, ये टेल हाइड्रोफोबिक होता है, इसको भी पानी पसंद। तो हमारे एक ही कंपाउंड के अंदर एक पार्ट आ गया हाइड्रोफोबिक और एक पार्ट आ गया हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या? वो इट अट्रैक्ट्स वाटर। ठीक है, आयन है वाटर की तरफ तो अट्रैक्ट होगा ही। तो अब ये हमारी मदद कैसे करे? तो ये कुछ ऐसा होगा कि जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है ये हमेशा हाइड्रोफोबिक की तरफ ही अट्रैक्ट होता है। हमारा दाग भी तो हाइड्रोफोबिक है। इसका मतलब ये है कि जब मैं साबुन या सोप, जब उसको मैं पानी में डालूंगा और उसको दाग दिखेगा तो वो क्या करेगा? वो दाग दिखा, हाइड्रोफोबिक अपने आप को यहाँ पे अटैच कर लेगा और यहाँ पे एक माइनस चार्ज बाहर आ जाएगा। फिर एक एक करके बहुत सारे लोग अपने आप को इसको अटैच कर देंगे। अब देख रहे हो अलग अलग साबुन के जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या कर रहे हैं? वो आके उस दाग को हर साइड से घेर रहे हैं। ठीक है, अब जो अपना दाग है, जो ग्रीस का दाग था, वो सब साइड से घेर लिया गया है। लेकिन इसका जो ये मॉलिक्यूल जो है, यानी बाहर जो सबके ऊपर आयन है, एक चार्ज है, तो जहां पे चार्ज होता है वहां पे वाटर उसको डिसॉल्व कर लेता है। तो सोप क्या करता है? सोप के ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है, ये जो फैटी एसिड्स के जो मॉलिक्यूल है, ये अपने आप को जाके उस हाइड्रोफोबिक ग्रीस के छोटे से पार्टिकल पे अटैक कर देता है और उसको सब साइड से चिपक जाता है। सब साइड से चिपक जाते हैं तो अब अंदर में हाइड्रोफोबिक पार्ट है, लेकिन बाहर जो पानी को दिख रहा है वो तो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, बाहर तो आयन से। तो पानी क्या करेगा? ये आयन वाला पूरा के पूरा एक चक उठा के लेके जाएगा। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल बहुत सारे ग्रीस पे अटैक करेंगे, छोटे करके सब के सब मॉलिक्यूल्स को हटा देंगे। So this is the process how soap cleans a cloth or cleans anything. ठीक है, so the cleansing action of soap takes place in this way.
एक चीज और थोड़ा सा बताना चाहूंगा इसके बारे में कि हम लोग कई बार देखें हार्ड वाटर में सोप झाग नहीं देता। हार्ड वाटर जो होता है उसमें सोप जो होता है, सोप का एक्शन इनइफेक्टिव हो जाता है। इसका रीजन कुछ ऐसा होता है कि हार्ड वाटर हैज आयंस ऑफ कैटायंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, Ca2+, Mg2+, इनके आयंस होते हैं। ये क्या करते हैं, ये सोप के जो ये बड़ा सा एक चेन होता है ना, जिसका ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है, उस हाइड्रोफिलिक पार्ट को पकड़ लेते हैं और एक इनसोल्यूबल सॉल्ट बना देते हैं। इनसोल्यूबल सॉल्ट बन गया तो भाई साहब ये जो है इनइफेक्टिव हो गए, क्योंकि इनको तो पानी में सोल्यूबल होना जरूरी है। अगर ये पानी में सोल्यूबल होगा तभी ही ये ग्रीस या वो डर्ट का पार्टिकल हटा पाएगा। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो कि हार्ड वाटर में होते हैं वो सोप के एक्शन को कुछ इस तरह इनइफेक्टिव करते हैं। तो उसको हम लोग उससे टैकल करने के लिए हम लोग डिटर्जेंट की तरफ मूव है। डिटर्जेंट का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होता है, उसको समझने की अभी जरूरत नहीं है, लेकिन अभी के लिए हम बस इतना ही देखेंगे कि सोप जो होता है, साबुन का जो क्लींजिंग एक्शन वो कैसे वर्क करता है। सो these were some important chemical reaction and chemical processes जो हमने आज देखे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।